बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम लोग डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने प्रोटीन को डिस्कस किया था, उससे नेक्स्ट वाला जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर की तरफ मूव ऑन करें। कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड जो है, सबसे पहले हमें किसने इसके बारे में बताया था? ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम एफ मिशर, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफ मिशर। ठीक है, उन्होंने 1869 में सबसे पहले हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया। नेक्स्ट देखें, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। इसको फर्स्ट टाइम आइसोलेट कहाँ पे किया गया? इसको आइसोलेटेड फ्रॉम, मतलब किस सेल से इसको सेपरेट किया गया, किस सेल के अंदर इसको देखा गया? सबसे पहले कहा जाता है दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यूक्लाई ऑफ पस सेल। पस सेल थे, उनके अंदर जो न्यूक्लियस थे उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड देखा गया। ठीक है, बेसिकली पस सेल किनको कहा जाता है? जिनके अंदर लिक्विड सा पीप जिसको बोलते हो वो भरी होती है। और बेसिकली वो सेल बनते कैसे हैं? जब हमारे वाइट ब्लड सेल की डेथ होती है। वाइट ब्लड सेल जब उनकी डेथ हो जाती है वो किस में चेंज होते हैं? दे आर चेंज इनटू पस सेल्स। क्लियर? तो उनके न्यूक्लाई के अंदर हमें न्यूक्लिक एसिड दिखाई दिया। अब कहते हैं वाई दे आर नेम्ड, इनको नेम न्यूक्लिक एसिड क्यों दिया गया? नेम इनको न्यूक्लिक एसिड का क्यों दिया गया? क्योंकि कहा जाता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले ऑब्जर्व किए गए थे, देखे गए थे। ठीक है, इसलिए वर्ड न्यूक्लिक एसिड का जो न्यूक्ली है वो न्यूक्लियस से आया है। और एसिड जो है इसका क्या मतलब है? ये कहाँ से वर्ड आया है आपको पता है? चूँकि जो न्यूक्लिक एसिड की बाद में जब हमने उसको स्टडी किया, उसकी केमिस्ट्री को हमने देखा, तो वो एसिडिक इन नेचर था। ठीक है, तो फिर उसकी नेचर की बेस पे क्या नाम दिया गया उसको? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस की बेस पे उसको न्यूक्ली का नाम दिया और एसिड उसकी नेचर की बेस पे था, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लिक एसिड। कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो नेचर में एसिडिक होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसलिए उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया गया। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया गया था और इनकी जो नेचर थी वो एसिडिक होती है, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया था? न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया था। अब स्टूडेंट, कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड जो है बेसिकली 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड की 2 फॉर्म्स हैं, 2 फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? फर्स्ट फॉर्म जो सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और सेकंड फॉर्म जो इसकी है दैट इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों में डिफरेंस आगे हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, लेकिन इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, इसकी अकरेंस की बात करते हैं। उसके बाद राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, उसकी अकरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है? इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जिसको हम लोग डीएनए का नाम देते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए बेसिकली हम लोग बात करते हैं, और राइबो न्यूक्लिक एसिड को क्या है? आरएनए। क्लियर? इनकी शॉर्ट फॉर्म्स कौन सी हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम लोग एब्रीवेट करते हैं डीएनए से और राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम लोग एब्रीवेट करते हैं आरएनए से। अब डीएनए की बात करते हैं, ये कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है। चूंकि हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स बल खाते और बनते, इस तरह की स्ट्रक्चर जो बनती है हमारे पास,
दैट इज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर बीड्स लाइक, मोतियों की तरह की इनकी बनी होती है, ये देखें, ठीक है। ये जो कॉइल हुआ है वो क्या चीज़ है, बेसिकली डीएनए। डीएनए जो सा है आपको पता है वो स्ट्रैंड की फॉर्म में होता है, लेकिन अगर वो कॉइल करना, ट्विस्ट करना शुरू कर दे, डीएनए जब कॉइल करेगा, बहुत ज़्यादा उनकी कॉइलिंग होगी तो वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर कहते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। तो डीएनए क्रोमोसोम और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ अमाउंट जो सी इनकी होती है आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और कुछ जो से हैं प्रेजेंट होते हैं इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए की कुछ थोड़ी सी जो अमाउंट है वो उसके अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड की, इसकी अकरेंस की बात करते हैं। तो आरएनए जो सा है जिसको हमने राइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम दिया है, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस। स्टूडेंट न्यूक्लियोलस क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनली है, इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर हम लोग इस तरह सेल की बात करें, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक और ऑर्गेनली होती है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, डेट इज द न्यूक्लियोलस। क्लियर, आप लोगों ने ये जो सी ऑर्गेनली है चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस की है। न्यूक्लियोलस में पाया जाता है ये आरएनए। उसके अलावा कहा जाता है इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम जो सा है वो किससे मिलके बनता है, आरएनए से। आरएनए की डिफरेंट टाइप्स आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उनमें से एक टाइप जो सी है वो राइबोसोम्स को बनाने में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन साइटोसोल। साइटोसोल में भी ये प्रेजेंट होते हैं। साइटोसोल स्टूडेंट क्या है, बेसिकली ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। आपको पता है साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्युबल पार्ट होता है और एक इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब लिक्विड वाला पोर्शन जो होता है, तो लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। तो हम लोग कहते हैं आरएनए जो सा है वो साइटोसोल में भी पाया जाता है। उसके अलावा ये कुछ अदर स्ट्रक्चर जो सी हैं आल्सो प्रेजेंट इन अदर स्ट्रक्चर्स या अदर ऑर्गेनलीज ऑफ अ सेल। तो ये इसकी हमने भी बात की है अकरेंस की, कि डीएनए जो सा है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जबकि आरएनए की बात करें तो वो न्यूक्लियोलस के अंदर, राइबोसोम्स के अंदर, साइटोसोल और कुछ और स्ट्रक्चर हैं सेल की, उनके अंदर पाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि डीएनए और आरएनए बनते कैसे हैं। डीएनए और आरएनए बनते किससे हैं, कहा जाता है जिस तरह प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड जोन से है रिपीट होते जाते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देते हैं, मोनोसेक्राइड मिलते जाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियोटाइड मिलते जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। अब हमने बताया है कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं, आरएनए और डीएनए। जो न्यूक्लियोटाइड आरएनए को बना रहे होंगे उनको हम लोग नाम देते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड, और जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए को बना रहे होते हैं उनको हम लोग डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर। तो वो न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए को बना रहे हैं उनको राइबोन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं, और वो न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए को बनाते हैं उसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो वो क्या चीज़ होती है, वो किस तरह बनता है। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ये यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड का यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड फर्दर किससे मिलके बनते हैं उसके बारे में बात करनी है। न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली कहा जाता है इट इज आल्सो मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स। कौन कौन से सब यूनिट हैं, सबसे पहले पेंटोज शुगर, फिर नाइट्रोजिनस बेसिस, और थर्ड जो यूनिट है दैट इज द फास्फोरिक एसिड। क्लियर। तो कहा गया है न्यूक्लियोटाइड 3 सब यूनिट से मिलके बनता है, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो इन तीनों के मिलने से बनती है। तो वो कौन सी है, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजिनस बेस है और फास्फोरिक एसिड है। पेंटोज शुगर स्टूडेंट बेसिकली क्या है, इट इज़ अ मोनोसेक्राइड।
आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट वाले में पढ़ा था कि पेंटोज शुगर जो कि राइबोज होती है वो एक क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है वो कौन सी यूज़ की जा रही है, राइबोज शुगर यूज़ की जाती है। राइबोज शुगर जो सी है स्ट्रक्चर उसकी देखें तो पेंटो से मुराद 5 कार्बन वाली, पेंटो मतलब 5, इसके अंदर 5 कार्बन होंगी और वो रिंग की फॉर्म में होती हैं। 4 कार्बन इस रिंग के अंदर होंगी और 1 कार्बन जो है वो बाहर की तरफ होती है। यहाँ पे देखिए ज़रा, ये 5 कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। आप लोगों को अगर याद हो तो राइबोज शुगर जो से हमने कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में डिस्कस की थी, इसकी स्ट्रक्चर देखी थी। अब देखिए यहाँ पे OH होगा ऊपर की तरफ और H जो सा नीचे की तरफ होगा। राइबोज में हमने कहा था जो फर्स्ट वाली और 5th वाली कार्बन है उसके ऊपर वाली साइड पे OH ग्रुप अटैच होता है, जबकि जो 2nd और 3rd वाली कार्बन है उसके नीचे की तरफ OH ग्रुप अटैच होता है। अब इनके बॉन्डिंग, इनके वैलेंसी कार्बन की पूरी करें। यहाँ पे देखें, एक इसके बॉन्ड इसके साथ और इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। यहाँ पे 3 बन रहे हैं, ये 4 पूरे हो गए, यहाँ पे भी 4 पूरे हो गए, ठीक है। फर्दर जो से यहाँ पे H वगैरह लगा देंगे तो इनकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ये हमारे पास बनी है राइबोज शुगर जो कि एक रिंग की फॉर्म में होती है। अब ये हमने राइबोज शुगर ड्रा की है। RNA के अंदर ये पेंटोज शुगर है जिसको हमने राइबोज शुगर का नाम दिया, वो बिल्कुल इसी तरह होती है। जबकि DNA में हम लोग इसको डीऑक्सीराइबो क्यों कहते हैं, हालांकि इसके अंदर भी क्या मौजूद है, 5 कार्बन शुगर होती है, ठीक है। इसके अंदर भी 5 कार्बन शुगर है और इसके अंदर भी 5 कार्बन शुगर ही है, क्योंकि हमने कहा ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बनते हैं, पेंटोज शुगर से। अब इसको DNA को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं और RNA को राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, चूँकि यहाँ पे सभी ऑक्सीजन कंप्लीट है, जबकि DNA में देखें तो वहाँ पे एक ऑक्सीजन जो सी होती है वो एब्सेंट होती है। D का मतलब एब्सेंट, वहाँ पे एक ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। क्लियर। तो अगर ये तो हमने RNA की पेंटोज शुगर बना दी है, यहाँ पे अगर हम लोग DNA की पेंटोज शुगर बनाएंगे तो वो कैसी होगी, वो बिल्कुल इसी की तरह की होगी, लेकिन यहाँ पे जो O ग्रुप है ऑक्सीजन जी यहाँ पे जो अटैच होती है वो नहीं होगी। तो मतलब इसमें एक ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, तो बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल होगी ये भी। क्लियर। तो ये भी राइबोज शुगर है, ये भी राइबोज शुगर है। ये राइबोज शुगर RNA की है, ये राइबोज शुगर DNA की है। DNA की और RNA की राइबोज शुगर में क्या डिफरेंस है, DNA की जो राइबोज शुगर होती है वहाँ पे यहाँ पे देखें एक ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, जबकि राइबोज शुगर की सभी ऑक्सीजन जो सी है मौजूद होती है। क्लियर। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें एक ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डीऑक्सी। डी मतलब एब्सेंट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसमें RNA की निस्बत कम होती है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड ग्रुप की जो कि पेंटोज शुगर के साथ आके अटैच होता है, दैट इज द नाइट्रोजिनस बेसिस। सेकंड जो सब यूनिट है न्यूक्लियोटाइड का, दैट इज द नाइट्रोजिनस बेसिस। तो नेक्स्ट हमने नाइट्रोजिनस बेसिस की बात करनी है, लेकिन इसको दोबारा से रिपीट कर ले। तो राइबोज शुगर है DNA की, वहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, इसलिए हम लोग इसको DNA को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नाइट्रोजिनस बेसिस हैं जो क्या करती हैं, इसको बनाने में, न्यूक्लियोटाइड को बनाने में भी रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये भी इसका सेकेंड वाला सब यूनिट है जो न्यूक्लियोटाइड को बनाएगा। तो नाइट्रोजिनस बेसिस मतलब ये नाइट्रोजन इनमें होगी और वो एक्ट करेंगी एज अ बेस के तौर पे काम करेंगी। क्लियर।
तो नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज द पायरिमिडीन एंड सेकेंड वन इज द प्यूरिन्स। क्लियर? तो दो ग्रुप होते हैं बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस जो सी हैं डीएनए और आरएनए की 5 होती हैं टोटल, तो मतलब 4 डीएनए में है और 4 आरएनए में, लेकिन टोटल की बात करें तो वो 5 होती है। ठीक है, तो उनको हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उनको हमने 2 ग्रुप्स बना दी हैं। तो वो ग्रुप्स कौन से हैं? पायरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स। स्मॉल साइज की होती है, स्मॉलर होती हैं और वो सिंगल रिंग बनाती हैं, दे फॉर्म अ सिंगल रिंग। जैसे यहाँ पे देखें, ठीक है, तो एक रिंग होता है, जबकि प्यूरिन की बात करें तो ये लार्जर होती है और ये डबल रिंग बनाती है। ठीक है, तो इस तरह देखिए ये एक सिंगल रिंग है जबकि ये डबल रिंग है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। तो वही बात है, पायरिमिडीन्स जो सी है स्मॉलर होती हैं और सिंगल रिंग बनाती है, एक रिंग है, जबकि प्यूरिन्स जो सी होती है वो लार्जर होती है, वो डबल रिंग बनाती है, एक ये वाला रिंग दूसरा ये वाला रिंग। क्लियर? नेक्स्ट देखिए पायरिमिडीन में कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस आती हैं? तो कहा जाता है साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल जो सी हैं, ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस किस में आती हैं? पायरिमिडीन्स में। क्लियर? और प्यूरिन में कौन सी आती हैं? एडिनोसिन और गवानीन। तो ये टोटल 5 होगी हैं। अब देखिए साइटोसिन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, थायमीन को टी से, यूरासिल को यू से, एडेनिन को ए से और गवानीन को जी से। क्लियर? तो ये है 5 नाइट्रोजनस बेसिस जिनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। ये पायरिमिडीन्स में आती हैं, प्यूरिन्स में एडिनोसिन और गवानीन आती हैं। अब पायरिमिडीन जो से है वो किसके साथ बॉन्डिंग करते हैं? प्यूरिन के साथ। अब कहते हैं जो डीएनए वगैरह को बनाने के लिए कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस यूज़ की जाती हैं? तो अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए को कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस बनाती हैं? साइटोसिन इसमें होता है, एडिनोसिन होता है, गवानीन और 4th पे थायमीन। ठीक है, इन दोनों में इश्यू होता है। डीएनए में ये पाया जाता है, यूरासिल एब्सेंट होता है, जबकि आरएनए में यूरासिल पाया जाता है और थायमीन वो एब्सेंट होता है। और हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए की, तो डीएनए में थायमीन पाया जाता है। क्लियर? तो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं 4 जो रिपीट होके मिलती जाती है और न्यूक्लियोटाइड को बना देती हैं। अब हम लोग बात करते हैं आरएनए की। क्लियर? आरएनए की जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो कौन कौन सी है? उसमें भी साइटोसिन पाया जाता है, एडेनिन भी होता है, गवानीन भी होता है, बट थायमीन इज एब्सेंट इन आरएनए। आरएनए के अंदर थायमीन एब्सेंट होता है, उसकी जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो इस तरह टोटल तो देखिए 5 हैं, लेकिन उनमें से 4 जोन सी हैं वो पाई जाती हैं न्यूक्लिक उसमें डीएनए में और आरएनए में। आरएनए में कौन कौन सी है? साइटोसिन, एडेनिन, गवानीन और यूरासिल। जबकि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कौन सी है? साइटोसिन, एडेनिन, गवानीन एंड थायमीन। क्लियर स्टूडेंट? अब इनके साथ हमने कहा है न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फास्फोरिक एसिड। हमने कहा है कि न्यूक्लियोटाइड 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है। कौन कौन से? पेंटो शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। पेंटो शुगर को, नाइट्रोजनस बेसिस को हमने डिस्कस कर लिया है। 3rd वाले की तरफ हमने मूव करना, दैट इज द फास्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे देखते हैं फास्फोरिक एसिड को, इसका फार्मूला क्या होता है? आप लोगों ने पीछे डिस्कस किया था फास्फोलिपिड वाले टॉपिक में, H3PO4, ये इसका फार्मूला है। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। फास्फेट है, यहाँ पे इसने 2 जो बांड हैं ऑक्सीजन के साथ बनाने हैं और 3 जोन से हैं OH ग्रुप के साथ बनाने होते हैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, फास्फोरिक एसिड जोन सी है, इट इज़ अटैच विद द राइबोज शुगर। इसने राइबोज शुगर के साथ लिंक करना है, अटैच इसके साथ होना है।
और नाइट्रोजनस बेस ने भी राइबोज शुगर के साथ ही अटैच होना है। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसका जो OH ग्रुप है, इट फॉर्म एन एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंक बनाएगा किसके साथ? OH ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की जो 5th कार्बन है उसका जो OH ग्रुप होगा उसके साथ इसने लिंक करना है, और वो लिंक कौन सा होगा? एस्टर लिंकेज। क्लियर? यहाँ पे हम लोग ड्रा करते हैं। सबसे पहले राइबोज शुगर, 5 कार्बन कंप्लीट, OH ग्रुप और साथ में H2 वैलेंसी पूरी, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ और 1 OH के साथ। पेंटोज शुगर की जो 5th कार्बन है उसके OH ग्रुप के साथ किसने लिंक करना है? इस OH ग्रुप ने। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसका हाइड्रोजन और ये बाइंड करेंगे और वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिलीज आउट हो जाएंगे, वाटर बना देंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब जो लिंक बनेगा वो किन के दरमियान? फास्फोरिक एसिड और कार्बन के दरमियान, और सेंटर में ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं। क्लियर? तो ये क्या बन गया है? एस्टर लिंकेज, OCO। क्लियर? ऑक्सीजन इनके दरमियान क्या बना है? एक लिंक सा बना है, फास्फो एस्टर लिंकेज जो बना है इनके दरमियान। ये देखें, P डबल बॉन्ड O और O आगे कार्बन, ये कौन सा है? फास्फो एस्टर लिंकेज बना है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह एस्टर लिंकेज के ज़रिए जो फास्फोरिक एसिड इसके साथ अटैच होता है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाती है। क्लियर? तो इस तरह हमारे पास क्या बन जाता है? एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। स्टूडेंट, न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिलती हैं तो उस टाइम जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है, जब पेंटोज शुगर और साथ में नाइट्रोजनस बेस मिलती है तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है उसको न्यूक्लियोसाइड का नाम देते हैं। क्लियर? न्यूक्लियोसाइड आपसे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियोसाइड? तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब मिलती हैं तो उनकी वजह से ये जो इतनी स्ट्रक्चर हमारे पास आती है, दैट इज़ द न्यूक्लियोसाइड। ये मैं यहाँ पे मेंशन करने लगी हूँ, क्या है ये? न्यूक्लियोसाइड। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड की हम लोग डायग्राम कर देते हैं ड्रा। एक साइड पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है और दूसरी साइड पे फास्फोरिक एसिड अटैच होगा। ठीक है, और इसका क्या बना देगा? न्यूक्लियोटाइड की एक फॉर्मेशन कर देता है। अब हमने कहा है न्यूक्लियोसाइड जो सा है वो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस के मिलने से बनता है, उनसे मिलने से न्यूक्लियोसाइड बनता है। जब ये चीज़ अटैच नहीं होगी तो ये और ये जो बनता है न्यूक्लियोसाइड, उसको नाम देते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, हमने कहा है कि जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है, हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस कितनी है? 5 है। हमने कहा है पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलती है तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाती है, और हमारे पास 5 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। जब पेंटोज शुगर एडिनिन के साथ मिलेगी तो जो स्ट्रक्चर बनेगी, अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस की जगह हम लोग ए लगा दें, मतलब एडिनिन बना है। ठीक है, तो फिर ये जो इतनी स्ट्रक्चर बनेगी उसको एडिनोसिन का नाम देते हैं। ठीक है, अगर नाइट्रोजनस बेस गवानीन अटैच है पेंटोज शुगर के साथ, देन वो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसको हम लोग गुआनोसाइन का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस की जगह थायमीन अटैच कर दे, जो नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे इसको ख़त्म करके थायमीन लिख दे, तो जो स्ट्रक्चर पेंटोज के साथ बन के मिलेगी, ठीक है, दैट इज़ द थायमिडीन। और इसी तरह साइटोसिन अगर वहाँ पे अटैच कर दे तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड कौन सा आएगा? साइटिडीन। और यूरासिल वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस
हम लोग ऐड कर दें तो पेंटोज शुगर के इनके दोनों के मिलने से यूरिडीन मिलेगा हमारे पास। स्टूडेंट आप लोग देख रहे हो कि इसके एंड पे साइन है और यहाँ पे आइन है। ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पायरिमिडीन को, और ये जो से हैं प्योरीन को। क्लियर स्टूडेंट? अब अगर इनके साथ हम लोग प्लस कर दें, फॉस्फेट ग्रुप लगा दें, फॉस्फोरिक एसिड था जो फॉस्फेट ग्रुप हम लोग उसको नाम देंगे, अगर वो अटैच कर दें यहाँ पे तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आएगी? प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो हमारे पास क्या बनेगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट का ग्रुप अटैच हो रहा है ना, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, और इसी तरह यूरासिल मोनोफॉस्फेट, मतलब इनके साथ हमने एक ग्रुप फॉस्फेट का अटैच कर दिया है। तो इस तरह हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनती है। क्लियर? तो अगर यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो उसको हम लोग AMP से वो किस में चेंज हो जाएगा? ADP में, मतलब D मतलब डाई, M जो सा मोनो को रिप्रेजेंट करता है, D किसको रिप्रेजेंट करता है? डाई को। तो हमारे पास 2 फॉस्फेट के ग्रुप हो जाएंगे तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, और इसी तरह अगर 3 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच होंगे यहाँ पे, 3 फॉस्फेट ग्रुप आ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, दैट इज़ द ATP, मतलब कि इसके अंदर 3 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच हैं। तो बिल्कुल इसी तरह GMP मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, GDP 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं, GTP मतलब ट्राई 3 फॉस्फेट हैं। इसी तरह थायमीन के साथ अगर एक ग्रुप अटैच है TMP, अगर इसके साथ 2 अटैच है TDP, और इसी तरह TTP मतलब 3 ग्रुप अटैच हैं। उसके बाद साइटोसिन के साथ एक ग्रुप CMP, CDP, CTP। क्लियर? इसी तरह यूरासिल के साथ CMP, UMP, UDP, DNA के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके लिए हम लोग डीऑक्सी का वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं शो करवा देती हूँ। DNA के लिए जो न्यूक्लियोटाइड हम लोग यूज़ करेंगे उनके लिए हम लोग न्यूक्लियोटाइड के नाम से पहले डीऑक्सी लगाना है। क्लियर? तो इस तरह हमारे पास वो शो करवाएंगे कि ये किसकी न्यूक्लियोटाइड है? DNA की है। डीऑक्सी मतलब DNA की ये न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरह हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है? न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड मिलते जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।